Hello everyone, how are you all? I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So, student, today we are starting our chapter 2 in political science. What is democracy? Why democracy? That is our chapter number 2. What is democracy and why democracy? So, student, the stories and the analysis in the previous chapter gave us a sense what democracy is like. There we described some government as democratic and some as non-democratic. We saw how governments in some of those countries changed from one form to the another. Let us now draw general lessons from those stories and ask the more basic क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में या चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा कि हाउ many government change from democratic to non-democratic, how many countries struggle for their democracy and how the countries form their democracy. So अब हम इनके एक बेसिक क्वेश्चन हमें वहाँ से मिला कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. यानी कि हमारे चैप्टर फर्स्ट का जो मोरल था वो यही था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि डेमोक्रेसी एक्चुअलिटी में है क्या. सो स्टूडेंट, व्हाट आर इट्स फीचर्स. इसके फीचर्स क्या हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. सो दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, वो हमें एक सिंपल डेफिनेशन देगा डेमोक्रेसी की स्टेप बाय स्टेप. वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन. और हम पता लगाएंगे या इन्वॉल्व करेंगे कि कैसे इस डेफिनेशन को का मीनिंग हमें पता चलेगा. द एम हियर इज अंडरस्टैंड क्लियरली बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर हम कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को भी हाईलाइट करेंगे. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. So students, in the previous chapter we have seen that democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. यानी कि हमने देखा है कि in today's world the democracy is a prevalent form, okay, in many countries and it is expanding to more countries. यानी कि expand हो रही है और भी countries में. But why it is so? But ऐसा क्यों हो रहा है? What makes it better than other form of government? और ऐसी क्या बातें हैं जो डेमोक्रेसी को दूसरे रूलिंग मेथड से अलग बनाती है. That is the second big question that we take up in this chapter. और हम इस चैप्टर में इस बारे में भी बात करेंगे कि ऐसी क्या बात है जो डेमोक्रेसी को रूलिंग पार्टी या किसी भी दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म से अलग बनाती है. So student, let we start our chapter number 2. What is democracy? Why democracy? So first we discuss about what is democracy. So in chapter 1 we read many stories from different parts of the world. Through these stories we discussed various governments and organizations. We called some of these democracies. Others were described as non-democracies. So student, हमने previous chapter में रीड किया था, बहुत सारी डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में जाना था और डिफरेंट टाइप की स्टोरीज पढ़ी थी, अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की. सो स्टूडेंट, दीज आर द स्टोरी दैट टेल अबाउट या टोल्ड अस अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड others were described as non-democratic government. Can you recall for each of these countries something about the governments what were described as democracy? So we discussed
मैनी स्टोरीज अबाउट डेमोक्रेसी, मैनी कंट्रीज स्ट्रगल। आपको कुछ तो याद होगा, अगर याद नहीं है तो लेट वी डिस्कस। ओके, फर्स्ट कंट्री थी हमारी चिली। सो स्टूडेंट, चिली बिफोर एंड आफ्टर फिनोशेज रूल। हमने वहाँ पर फिनोशेज के पहले और बाद की रूलिंग पार्टी के बारे में पढ़ा। उसमें से एक जो पार्टी थी या गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक थी। फिनोशे की गवर्नमेंट मिलिट्री पावर की थी, एंड फिनोशे के रूल के बाद वहाँ पर फिर से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। देन वी टॉक अबाउट द पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, यानी कि कम्युनिस्ट रूल के फॉल के बाद वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वी टॉक अबाउट that or we discuss about that. Okay, then we talk about the Ghana, the first African country. Okay, the first African country that got their freedom or independent. So हमने फिर घाना के एक अर्ली पीरियड गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात की। सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विशेस these government from Pinochet's rule in Chile, communist rule in Poland or later period of Nkrumah's role in Ghana? So बेटा आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों गवर्नमेंट्स में या तीनों कंट्रीज में क्या चीज कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दीज कंट्रीज? Okay, like what type of rule Pinochet what type of rule Pinochet had in Chile, like what kind of ruling party, communist party in Poland, and what kind of Nkrumah's rule in Ghana. So what do these governments have in common with the military rule in Myanmar? क्या आपको लगता है इसमें और म्यांमार के रूलिंग पार्टी में कोई कुछ चीजें कॉमन थी? Why do we say that these governments are not democratic? और हम कैसे कह सकते हैं कि इन कंट्री में जो एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी वो डेमोक्रेटिक है भी या नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ democratic governments and non-democratic government. So in page number 23, student, you have some creativity or activity work. Like you can like common features of democratic governments and non-democratic government. Okay, beta? So then we talk about why define democracy. हम डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डिफाइनिंग डेमोक्रेसी? सो स्टूडेंट, बिफोर वी प्रोसीड वी have many objections, like why we follow democracy. So these type of question put on our mind, that why we supposed to follow the democracy, and different of conversation that shows on 20 page number 24. Here are some questions, some basic question how we define democracy. So then we talk about a simple definition, यानी कि जब ये हम डिस्कशन पढ़ेंगे, आप लोग रीड करेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होंगे कि क्यों हम इस डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहे हैं, या व्हाई वी डिफाइन डेमोक्रेसी. सो इन सिंपल डेफिनेशन, हमारी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है ना बेटा, वो बिल्कुल सिंपली होगी. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी. हमने एक सिंपल लैंग्वेज में जाना था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स हैं बेटा, वो ना लोगों के द्वारा, जो आम पीपल है, नॉर्मल पीपल है, उनके द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. दिस इज यूजफुल टू स्टार्टिंग आवर चैप्टर. यानी कि ये जो पॉइंट है, ये डेफिनेशन है, वो हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है. दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम
ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ये हमें एक अलाउ करती है, यानी कि सेपरेट करती है हमें दूसरी गवर्नमेंट से अलग करने के लिए, जो कि पूरी तरीके से या डेमोक्रेटिक नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के जो आर्मी रूलर्स हैं बेटा, वो ना लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं थे या उनको पीपल्स ने नहीं इलेक्ट किया था। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि उस टाइम पे जो भी वहाँ पर ऑफिसर होता था या जिसके कंट्रोल में आर्मी होती थी वो ही उसका म्यांमार कंट्री का रूलर बन जाता था। पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। यानी कि जो नॉर्मल पीपल थे या आम जनता थी उनको इस बारे में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता था। ओके बेटा, डिक्टेटर्स लाइक फिनोशेज आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और हमने चिली में भी पढ़ा था कि फिनोशेज जैसे डिक्टेटर, यानी कि जो डिक्टेटर आर्मी डिक्टेटर है, उनको भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, ये पीपल द्वारा वो इलेक्टेड नहीं थे बेटा। ओके, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। ऐसा ही बिल्कुल होता है जहाँ पर जिन कंट्रीज पे मोनार्की सिस्टम था, लाइक वी रीड इन फ्रेंच सोसाइटी दैट, वहाँ पर किसका रूल था, वहाँ पर बेटा मोनार्की रूल था। आप लोगों को हमने फ्रेंच सोसाइटी या फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया है किंग लुइस 16, तो दैट आर द मोनार्की सिस्टम। दिस The kings of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them do so, but because they happen to be born into the royal family। और ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे कुछ कंट्रीज में भी हो रहा है, यानी कि अरब में और नेपाल में आज भी वही लोग शासन करते हैं या रूल करते हैं जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि उन्हें पीपल्स ने चूज नहीं करा है, वो रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हैं। ओके बेटा, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये जो सिंपल सा डेफिनेशन है ना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ हमें ये याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी लोगों द्वारा शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading, as we shall find out in this chapter 4. Every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो भी कंट्री थी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती ही थी, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन। इसीलिए हमें अब इसको बहुत ही केयरफुली डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि एक वो गवर्नमेंट है जो एक्चुअलिटी में डेमोक्रेटिक है और एक गवर्नमेंट वो है जो प्रिटेंड कर रही है दैट वी आर डेमोक्रेटिक बट एक्चुअलिटी में दे आर नॉट democratic. Okay, we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. So हम ऐसा इसलिए कर पाएंगे कि हम इस डेफिनेशन के ईच वर्ड को केयरफुल्ली पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को जानेंगे। Then we talk about the features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. So student, हम एक सिंपल डेफिनेशन के साथ, या हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जिसमें जो रूलर्स हैं जो रूल करेंगे या रूलर गवर्नमेंट के रूलर्स हैं वो पीपल द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं या बाय पीपल ही इलेक्टेड होते हैं। सो ये जो हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो कई क्वेश्चंस उठाती है हमारे मन में कि लाइक
हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी कि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये रूलर्स हैं कौन. विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, किस टाइप के ऑफिशियल को इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी कहलाने के लिए. विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी, और क्या कुछ डिसीजन होते हैं जो कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी लेते हैं डेमोक्रेसी में. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेसी, यानी कि किस टाइप की कंडीशन को हम कंसिडर करेंगे एक देश का डेमोक्रेटिक कहने के लिए. हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, ये कौन लोग होते हैं जो रूलर्स को चुनते हैं और कौन होते हैं जो रूलर्स बनते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या सभी सिटीजन के साथ इक्वल बेसिस पर उनको एक इक्वल बेसिस पर इंक्लूड किया जाता है. कैन अ डेमोक्रेसी डिनाय सम सिटीजन दिस राइट, क्या एक डेमोक्रेसी इस टाइप के राइट को डिनाय करती है कुछ लोगों के लिए. फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. एंड फाइनली हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो किस टाइप का एक गवर्नमेंट का फॉर्म है. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी, क्या इलेक्टेड रूलर्स जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं डेमोक्रेसी में. और मास्टर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या या फिर ऐसा है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ फंक्शंस पर ही काम करती है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन, क्या ये ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी के लिए कि वो अपने सिटीजन के या अपनी कंट्री के सिटीजन के कुछ बेसिक राइट की रेस्पेक्ट करें. Let us consider each of these questions with the help of some example. So student, हम इन एग्जाम्पल को या इन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. Then we talk about free and fair electoral competition. So student, in free and fair electoral competition in China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Quango, Ranin, Daibyo, Dahui, National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. सो स्टूडेंट, चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर उसके द्वारा अपनी कंट्री की पार्लियामेंट को फॉर्म किया जाता है और इसे हम कहते हैं क्वांगो, रैनमिन, डाइबियो और दाहाई. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो स्टूडेंट, यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस को एक राइट है, पावर है कि वो उस कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. ओके, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और इसमें वो लोग 3000 लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं पूरे चाइना से. सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं बेटा जो आर्मी के द्वारा या आर्मी से इलेक्ट किए जाते हैं. बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा होने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 और 2003. यानी कि किसी भी आप तभी एक इलेक्शन में खुद को इलेक्ट करवा सकते हो या पार्ट ले सकते हो जब आप किसी भी
किसी भी या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी या उसकी 8 स्मॉलर पार्टीज या अलायंस में से हो, तभी आपको अलाउ होगा कि आप उस इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकें। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा जो सरकार बनाई जाती है स्टूडेंट्स, वो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही बनाई जाती है। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president. और मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर रूल, और कभी भी कंट्री किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर रूल के अंदर नहीं रही। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय बट 2000 तक जो एक इलेक्शन था वो हमेशा किसके द्वारा जीता जाता था? पार्टी कोल्ड PRI। किसी एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि 2000 तक सिर्फ यहाँ पर यही पार्टी रूल करती थी इन मैक्सिको। Opposition parties did not contest elections but never managed to win. ऐसा नहीं था कि अपोजिशन पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करती थी, बट वो कभी भी जीत नहीं पाती थी, यानी कि उनको कभी भी जिताया नहीं जाता था। द PRI was known to use many dirty tricks to win election, यानी कि PRI कई डर्टी ट्रिक्स खेलती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट, कि जो भी मैक्सिको के गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्हें इस पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और जो गवर्नमेंट टीचर्स थे वो क्या करते थे, अपने पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप लोगों को किसको वोट करना है? PRI पार्टी को ही वोट करना है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविस्ट ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, और मीडिया भी लार्जली इग्नोर करती थी एक्टिविस्ट को, अपोजिशन को, जो पार्टी उनको क्रिटिसाइज करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their vote. So कई बार क्या होता था, वोटिंग के जस्ट पहले ही वोटिंग एरिया को या वोटिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता था, जिससे कई लोग वोट देने से भी चूक जाते थे या उनका वोट दे ही नहीं पाते थे, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो बिना किसी को इन्फॉर्म करे पोलिंग बूथ को ही चेंज करते थे या पोलिंग बूथ का जो प्लेस है उसको चेंज कर देते। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, और PRI बहुत पैसा स्पेंड करता था अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन के लिए। Should we consider the election described above as example of people electing their rulers? क्या आप इसको एक एग्जाम्पल मानेंगे कि यहाँ पर लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यहाँ पर एक हमें वोटिंग बताई गई है, बट उस वोटिंग से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रीडिंग these example we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the election do not offer the people by serious choice. यानी कि चाइना में तो एक सीरियस चॉइस ही नहीं दी गई है। वहाँ पर जो भी पार्टी बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी की ही रूलिंग पार्टी होगी। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. और उनको उन्हीं लोगों को या उसी रूलिंग पार्टी को चुनना होगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनना होगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव्ड हो। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इस चीज़ को चॉइस कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। और मैक्सिको की केस में हमें
सीम होता है, प्रतीत होता है कि उन लोगों के पास चॉइस है, बट रियल में उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, या प्रैक्टिस में उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है स्टूडेंट। There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against it. These are not fair election, यानी कि रूलिंग पार्टी को वहाँ पर हराया ही नहीं जा सकता है, डिफीट ही नहीं किया जाता है, चाहे पीपल उनके कितने ही खिलाफ हो, वो उस पार्टी को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते हैं। We can thus add a second feature to our understanding of democracy, और इसी के साथ हम हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में सेकंड फीचर को भी जोड़ते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, किसी भी टाइप के इलेक्शन को हेल्ड करवाना या एग्जीक्यूट करवाना सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पर हमें पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के बीच में एक रियल चॉइस मिले, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो। अगर वो हटाना चाहें एग्जिस्टिंग पावर को या रूलर्स को, तो उनके पास इतनी चॉइस हो और ये संभव हो, पॉसिबल हो कि वो इस रूलिंग पार्टी को हटा सकें। सो आर next feature of democracy is a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing, यानी कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर्स है कि डेमोक्रेसी में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है उससे फ्री और फेयर ही होना चाहिए, यानी कि जो लोग पावर में है उनको डर होना चाहिए कि वो अपनी पावर को खो सकते हैं या उनका तख्ता पलट हो सकता है। ओके, सो आवर सेकंड फीचर ऑफ democracy is a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. So let's we talk about one person, one vote, one value. So in previous chapter student we read how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the वर्ल्ड, और इस प्रिंसिपल को स्टूडेंट अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। Yet there are many instances of denial of equal right to vote, और कई इंटेंस हैं, कई चीज़ें हैं जहाँ पर इस इक्वल राइट के इंटेंस को डिनाई किया गया है। Until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote. So स्टूडेंट अभी की ही बात लीजिए, 2015 में तक सऊदी अरब में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थे। एस्टोनिया हैज़ मेड its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. और एस्टोनिया ने अपनी सिटीजनशिप का जो वे है वो कुछ इस तरीके से बना रखा है कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए वहाँ पर राइट टू वोट यानी कि वोट करने का हक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। सो स्टूडेंट फिजी में क्या हो रहा है, एक इंडिजियस फिजी का वोट ज़्यादा वैल्यू रखता है दूसरे इंडियन फिजियन से, यानी कि वहाँ पर भी कई तरीके का डिफरेंट किया जाता है अपने सिटीजन्स में, यानी कि वहाँ पर भी कई तरीके से लोगों को भेदभाव किया जाता है या वोट के आधार पर लोगों पर भेदभाव करा जाता है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। सो स्टूडेंट जो डेमोक्रेसी है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल भी यही है कि इक्वलिटी यानी कि समानता। द
दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और यही हमें थर्ड फीचर देता है डेमोक्रेसी का, जो है इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। सो प्लीज द स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होता है, उसका एक अलग से वोट अलग ही वैल्यू रखता है, और वो भी एक इक्वल राइट रखता है कि वो भी वोट दे सके, यानी कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी कि एक अडल्ट सिटीजन के पास अपना एक वोट देने का हक होता है और उसके एक वोट की अलग ही वैल्यू होती है। Then we talk about rule of law and respect for rights. Okay, student. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that lead the freedom struggle. So, student, freedom वाइट माइनॉरिटी से फ्रीडम पाने के बाद 1980 में जिम्बाब्वे में एक रूलिंग पार्टी थी ज़ैनू पीएफ, जो वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से ही वहाँ पर रूल कर रही थी। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, और यहाँ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगेबे, वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही यहाँ पर रूल कर रहे थे। इलेक्शन वर्ड held regularly and always won by ZANU-PF, यानी कि हमेशा ही यहाँ पर इलेक्शन होते थे बट सेम पार्टी को ही जिताया जाता था। प्रेसिडेंट मुगेबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। प्रेसिडेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो थे बट वो बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिस करते थे इलेक्शंस में, यानी कि अनफेयर करवाते थे इलेक्शंस को। Once the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. So student, हर साल उनकी जो गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज करती थी और प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाती रहती थी। Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी उनके वर्कर्स को हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता था। डिस्ट्रप्टेड यानी कि हटा दिया, उनकी अगर मीटिंग है तो उसको बंद करवा दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। सो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट होता था, डेमोन्स्ट्रेशन होता था, तो उसे गवर्नमेंट के खिलाफ इलीगल या गवर्नमेंट उसे इलीगल घोषित कर देती थी, डिक्लेयर कर देती थी। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी कि वहाँ पर एक लॉ बना दिया गया था स्टूडेंट कि आप प्रेसिडेंट के रूल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, यानी कि जो रेडियो और टेलीविज़न था वो कंट्रोल था, यानी कि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो सिर्फ उतना ही दिखाता था जितना उनको रूलिंग पार्टी कहती थी। There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who were against it. वहाँ पर न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट था, बट जो भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखता था तो उन जर्नलिस्ट को बहुत ही ज़्यादा पनिश या हैरास्ड किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड प्रिशर्ड जजेस। He was forced out of office in 2007. यानी कि क्या किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था जजेस को। कई बार उनको कहा जाता था कि आपको यही जजमेंट्स को लेना पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था और ऐसा ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017, और एक जज को वहाँ से फोर्स करके निकाला गया था 2017 में। The example of Zimbabwe shows that popular approval of rulers
is necessary in democracy but it is not sufficient. सो बेटा यहाँ पर जिम्बाब्वे में देखिए आप लोग कि यहाँ पर एक पावर को यानी कि पीपल्स ने अप्रूव करा जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट को, बट इतना उनको पावर में लाना सफिशिएंट नहीं था. पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो भी बेटा अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. कैसे हो सकती है ये हमने जिम्बाब्वे में देखा. उन्होंने ही उसी पार्टी को चूज करा और उसी पार्टी ने बाद में उनके साथ एक डिक्टेटरशिप का रूल स्टार्ट कर दिया. पर हम उसको डिक्टेटरशिप भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने ही या जो पीपल थे जिम्बाब्वे के उन्हीं ने ही चूज किया था उनकी रूलिंग पार्टी को. बट दे चेंजेस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैड द पावर इन देमसेल्व्स. पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक. If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं तो हमें इलेक्शंस पर ध्यान देना चाहिए. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन. पर यह भी ज़रूरी है कि हमें इलेक्शंस के बाद और पहले भी इलेक्शंस की पूरी तरीके पर ध्यान देना चाहिए. There should be sufficient room for normal political एक्टिविटी. हमारे पास एक रूम होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए कि हम हमारी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी या एक्टिविटीज़ को कर सकें. इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन. हमारे पास वो भी राइट होने चाहिए कि हम पॉलिटिकल अपोजिशन भी बना सकें बिफोर द इलेक्शन. This requires that the state should respect some basic right of citizen. ऐसा तभी होगा जब एक कंट्री या स्टेट कुछ बेसिक राइट ऑफ सिटीजन को माने. They should be free to think. They have opinion to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. So student ये basic rights like हो सकते हैं कि सिटीज़न को अपना ओपिनियन यानी कि फ्री टू थिंक वो सोचने के लिए फ्री हों. टू हैव ओपिनियंस वो अपना ओपिनियन रख सके. वो अपना ओपिनियन को पब्लिक में एक्सप्रेस कर सके. वो नए ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को फॉर्म कर सके. वो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट या उनके खिलाफ बोल सके और कोई पॉलिटिकल एक्शन ले सकें. अगर ये बेसिक राइट होंगे किसी भी सिटीज़न के पास या किसी भी कंट्री के सिटीज़न के पास तो बहुत ही अच्छा होगा. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सभी को या एवरीवन यानी कि सभी लोग कानून के सामने या लॉ के सामने इक्वल या समान होने चाहिए. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone. और ये जो सिटीज़न के राइट हैं इसे एक जुडिशरी के द्वारा देखा जाए जिसके लिए ये ऑर्डर या इसका ऑर्डर सभी के लिए समान हो या सभी के द्वारा ओबे किया जाए, माना जाए. We shall read more about these rights in chapter 6 and हम इन राइट्स के बारे में चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस टाइप के काम नहीं कर सकती है क्योंकि वो वहाँ पर पीपल द्वारा जिताई गई है. इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स. उसको कुछ बेसिक रूल्स को क्या करना पड़ता है, रेस्पेक्ट करना पड़ता है. इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़. और कई गारंटीज़ की रेस्पेक्ट इनको करनी होती है. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ गो टू थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक सीरीज से गुजरना होता है. एवरी ऑफिस बेरियर हैज़ certain right and responsibility assigned by the constitution and the law.
और हर ऑफिस को या हर गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई एक अथॉरिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिससे हर डिसीजन को इन ऑफिसर्स से गुजरना होता है. ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल. We shall read more about this in chapter 5. Both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. So student, now we got our final or fourth feature of democracy. A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens rights. So student, हमारा last feature of democracy है बेटा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनकी एक लिमिट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होती है, जो कि संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, कानून द्वारा प्रदान की जाती है, और यहाँ पर सिटीजन्स के खुद के बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं. ओके, तो हमारा लास्ट फीचर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. So now we talk about summary of definition. So let us sum up the discussion. So far we started with the simple definition. हमने इस सिंपल सी definition के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explain some of the keywords used in it. ये हमें बिल्कुल एक एडुकेट और नहीं लगती है डेफिनेशन, और इसके वर्ड अगर ऐसा है, अगर इसे सही बनाना है तो इसके कुछ वर्ड्स को हमें एक्सप्लेन करना होगा. थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्क आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमने एग्जाम्पल्स के साथ 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखा. अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अब हम इसी के द्वारा डेमोक्रेसी एक फॉर्म है इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन. तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें मेजर डिसीजन हमेशा पीपल्स या बाय पीपल इलेक्टेड रूलर्स ही लेते हैं. इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स. और इलेक्शन एक फ्री और फेयर चॉइस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं चेंज करने के लिए करेंट रूलर्स को. स्टूडेंट्स, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. और ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी इक्वली अवेलेबल होती है सभी बेसिस पे या सभी लोगों के लिए. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. और ये एक्सरसाइज या इस चॉइस को लीड किया जाता है जिस पर गवर्नमेंट पर लिमिट लगाई जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट के द्वारा. सो दैट इज आवर पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2. ओके, what is democracy and why democracy. So in our first part we discuss what is democracy. Okay, so I hope you all understand it, and in next part we discuss about why democracy. So stay home, stay safe. Okay, goodbye, and don't forget to like, subscribe our YouTube channel We Can. Thank you.